हेलो स्टूडेंट। अब ये लास्ट टॉपिक हम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स का बचा हुआ। उससे पहले हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से पूरा क्लियर कर लिया था। थर्मोडायनेमिक्स का ये लास्ट टॉपिक रह गया बेटा, कार्नोट इंजन। ओके स्टूडेंट, तो कार्नोट इंजन को समझने के पहले हमें ये समझना, इससे पहले हम लोगों ने हीट इंजन पढ़ा हुआ था। उससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया था कि हीट इंजन क्या हो, एक साइक्लिक प्रोसेस के तहत वर्क करता है जहाँ पे टेम्परेचर्स के डिफरेंसेस होते हैं। टू टेम्परेचर के डिफरेंसेस की वजह से इंजन वर्क करता है। कार्नोट इंजन भी जो है ऑलमोस्ट हीट इंजन, जो कार्नोट इंजन का कॉन्सेप्ट आया उसके बाद हीट इंजन की जो डिस्कवरी हुई, वो हीट इंजन जो है, या इसी को थर्मल इंजन हम बोल सकते हैं, वो भी टेम्परेचर, दो टेम्परेचर्स के बीच का जो वर्क हम लोग निकालते थे, उस वर्क की वजह से वो हम हीट इंजन की स्टडी हमने किया हुआ था। यहाँ पे भी हीट फ्लो था, हीट एब्जॉर्ब था, हीट रिजेक्टेड भी था। यहाँ पे भी हीट क्या है, सप्लाई हो रही है, यानी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और हीट रिलीज भी कर रहा है। ओके, तो कार्नोट इंजन को समझने से पहले बेटा हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। कार्नोट इंजन किस पे बेस है। तो सबसे पहले चीज़ आती है हम समझने के लिए, आगे हम इनके थ्योरम को समझ लें। इन्होंने कहा क्या, व्हाट इज़ द थ्योरम ऑफ कार्नोट थ्योरम, इसी को बोलते हैं। इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, इसको अगर हम समझेंगे, पहला स्टेप वही होना चाहिए, इनका स्टेटमेंट क्या है, इसी को हम लोग कार्नोट थ्योरम बोलते हैं। ओके, कार्नोट थ्योरम ने ये कहा कि अगर ये कोई, और ये दो पॉइंट्स हैं, इस दो पॉइंट्स के बीच में उस पॉइंट्स का टेम्परेचर हाई है और उस पॉइंट का टेम्परेचर लो है, या इट मीन्स टी एच इज ग्रेटर देन टी सी। ये टू टेम्परेचर, इन्होंने ये बोला कि जो कोई भी इंजन है एक्सेप्ट कार्नोट इंजन, इसके अलावा अगर कोई इंजन है, हीट इंजन है, तो इसकी इफ़िशियंसी क्या होगी। जब भी हम इफ़िशियंसी की बात करते हैं बेटा, वो इफ़िशियंसी हमारी होती है थर्मल इफ़िशियंसी होती है। ओके, जिसको हम लोगों ने हीट इंजन में स्टडी किया था। तो इनका थ्योरम ये बोलता है, अगर कोई हीट इंजन दो टेम्परेचर्स पे वर्क कर रहा है तो इसकी इफ़िशियंसी कभी भी उस इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती है जो रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू वर्क करते हैं। इसका मतलब अगर हम दूसरे शब्द में जानने की कोशिश करें, यानी रिवर्सिबल इंजन का इफ़िशियंसी अधिक होता है। रिवर्सिबल इंजन मतलब जो साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करे। क्लियर हो गया बेटा, जैसे यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, यानी जो इनिशियल पॉइंट्स पे रिटर्न होके आ जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ से इनिशिएट हुआ, यहाँ आया, यहाँ गया, फिर वो इनिशियल पॉइंट पे कोइंसाइड करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो कार्नोट थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, कोई भी इंजन जो है वो दो दो टेम्परेचर पे वर्क करता है, और सेम टेम्परेचर पे अगर कोई रिवर्सिबल इंजन वर्क कर रहा है तो रिवर्सिबल इंजन का जो थर्मल इफिशियंसी होता है हमेशा जो है ये अन्य इंजन से अधिक होता है। राइट, तो कार्नोट थ्योरम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नो इंजन विल बी मोर इफिशिएंट, नो हीट इंजन is more efficient at two given temperature than the engine which follow the reversible process. Concept is clear? Okay. इसका मतलब अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस, कोई इंजन इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू वर्क अगर कर रहा है, इरिवर्सिबल मतलब ओनली इन वन डायरेक्शन। रिवर्सिबल का मतलब हुआ अगर क्यू हीट हमने दिया, वो डब्लू वर्क किया, फिर वो डब्लू वर्क करके क्यू हीट उसने वापस कर दिया। ये क्या होता है बेटा, ये रिवर्सिबल है। ओके, दिस वन इज द रिवर्सिबल, दिस वन इज द इरिवर्स। तो किसी भी इरिवर्सिबल इंजन का, हीट इंजन का इफिशियंसी हमेशा
कम होगी कंपेयर टू द साइक्लिक प्रोसेस के तहत जो हीट इंजन है। आई होप थ्योरम क्लियर हो गया। आगे बढ़ें फिर। वेरी गुड। अब आइए, थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम लोग नोट डाउन भी कर लेंगे, लास्ट में इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, हम बोलते चले जाएंगे, आप देख लीजिएगा। कार्नोट इंजन का थ्योरम क्लियर हो गया हमारा। चलिए, अब जब यहाँ पे इंजन आ गया है तो ये आता है उसका कंस्ट्रक्शंस कैसा होगा, या कार्नोट इंजन है क्या। एक चीज़ तो एक लाइन क्लियर हो गया, कार्नोट इंजन क्या होता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करता है। पहला तो चीज़ क्लियर हो गया। लेकिन उसका कार्नोट इंजन का क्या है। कार्नोट इंजन बेटा, पहला पॉइंट अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये एक इमेजिनरी इंजन है, हाइपोथेटिकल इंजन है, जिसे हम आइडियल इंजन भी कह सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है बेटा, कार्नोट इंजन नहीं दे देगा बल्कि दे देगा आइडियल इंजन दे देगा। तो आप ये आइडियल इंजन जब भी कहीं बात आए, या इमेजिनरी इंजन की कहीं बात आती है, हाइपोथिकेटेड इंजन की कहीं पे बात आती है जो रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करता है, तो आपके जहन के अंदर एक ही चीज़ आना चाहिए, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द कार्नोट इंजन। ओके, आइए, तो थ्योरम क्लियर हो गया। क्या थ्योरम कहना चाह रहा था कि वो इंजन जो होते हैं, थर्मल इंजन जो होते हैं, हीट इंजन जो होते हैं, वो 2 टेम्परेचर्स पे वर्क करते हैं। दूसरा, अगर कोई भी इंजन 2 टेम्परेचर पे अगर वर्क करता है तो इसकी इफिशियंसी कभी भी वो इंजन जो रिवर्सिबल प्रोसेस के तहत सेम टू गिवन टेम्परेचर पर जो वर्क करता है अधिक नहीं हो सकती है। इट मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस इंजन की इफिशियंसी थर्मल इफिशियंसी अधिक होती है हमेशा। तो पहला पॉइंट क्या था, कार्नोट इंजन इट्स अ इमेजिनरी इंजन, या इसी को हम लोग आइडियल हीट इंजन। कभी कभी क्वेश्चंस में कार्नोट इंजन नाम ही नहीं देगा आपके पास, वो दे देगा आइडियल हीट इंजन। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, अब ये इंजन है तो जाहिर सी बात है उसके कुछ पार्ट्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जिससे मुझे समझना है। तो कार्नोट इंजन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर, थ्योरम क्लियर। ये क्या है, एक आइडियल इंजन है जो रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करता है। ओके, अब बेटा आते हैं कंस्ट्रक्शंस पे आते हैं। एक एक चीज़ ऐसे ही पढ़ा जाता है, फिजिक्स का पढ़ने का बेटा यही तरीका होता है बच्चों, और कोई तरीका नहीं है बच्चे पढ़ने का। ये जब भी कोई टॉपिक आता है तो इसकी बारीकी में जाएं। कार्नोट इंजन है, जाहिर सी बात है कार्नोट थ्योरम भी होगा। थ्योरम किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, 2 टेम्परेचर्स पे। तो ये 2 टेम्परेचर्स हमारे दिमाग में रहना चाहिए। यानी थ्योरम का क्लियर हो गया, अब हमें टेम्परेचर्स पे आना है। तो कंस्ट्रक्शंस के लिए हमें टेम्परेचर, और वो भी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहे, यानी जो इस पॉइंट पे टेम्परेचर है टी, और जो ये इस पॉइंट पे टेम्परेचर है टी सी, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो इनके थ्योरम को बेस करते हुए हम लोग कंस्ट्रक्शंस करेंगे, क्योंकि थ्योरम ही तो इम्पॉर्टेंट है, थ्योरम से ही हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 2 हीट बोल दिया, ठीक है। एक हीट क्या होगा कंस्ट्रक्शंस में, ये कंस्ट्रक्शंस का आता है बेटा, इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, ऐसे हम समझते हैं मोटा मोटा, फिर बाद में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे बेटा ये चीज़ समझनी है, 1 2 ऐसे बना के ऐसे स्टडी किया जाता है, एंड 3, ठीक है बच्चों। अब ये 3 चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, और एक सिलेंडर बना देते हैं हम लोग। ये 4 पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे। दिस वन इज द सिलेंडर। ओके, उस सिलेंडर में क्या है, एक पिस्टन है। वो पिस्टन क्या है अभी हम लोग बात करते हैं, ये पिस्टन कैसा है। ओके बेटा, तो ये सिलेंडर हो गया। यानी कंस्ट्रक्शंस में हम लोग लिखते हैं 1 2 3 एंड ये 4। ओके, ये तो टेम्परेचर हाई है, ये टेम्परेचर लो है। तो हम यहाँ पे बेटा इसको टी एच दिखा देते हैं। दिस वन इज द टी एच एज पर द थ्योरम, दिस वन इज द टी सी। ये टेम्परेचर का, मैं इसको कोल्ड सी इसलिए लिख रहे हैं बेटा, आप इसको कोल्ड समझ लीजिएगा। और ये टी एच है, ये क्या हाई टेम्परेचर पे, वेरी हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे है।
तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा ये हाई टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहेगा। अब वो हाई टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, कैसे मेंटेन रहेगा ये चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे बेटा। ये हाई टेम्परेचर हमेशा मेंटेन तभी यहाँ पे रहेगा जब वो यहाँ पे हीट की सप्लाई होती रहेगी, वो हीट की सप्लाई कंटिन्यूअसली होती रहेगी, तब वो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी जो TH है वो कांस्टेंट है। इसी को इन्होंने बोला, इसको आप सोर्स मान लो। इसको सोर्स क्यों कहते हैं बेटा, इसको सोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हीट जो है एब्जॉर्ब करता है। एक पार्ट कंस्ट्रक्शंस का ये वाला पार्ट क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब कहता है। तो इसको हम बेटा सोर्स को और पूरा समझ लें, ये क्या हो गया, सोर्स ऑफ हीट हो गया। इतना लिखेंगे तब जाके क्लियर होगा। अदरवाइज आप बुक्स में या कभी पे नोटबुक बनाते हैं, सोर्स लिख देते हैं, उसके बाद आप सोचते रहते हैं सोर्स किसका सोर्स है बेटा, उस चीज़ का सोर्स है जहाँ से हीट की सप्लाई हो रही है। ओके ठीक, यानी जितनी भी हीट, ये इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है बेटा, हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इस सोर्स की, सोर्स ऑफ हीट है उसकी एब्जॉर्ब करने की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, अनंत हीट सप्लाई एब्जॉर्ब कर सकता है। बट इसका TH मेंटेन होना चाहिए। अगर TH मेंटेन नहीं होगा तो फिर वो कार्नोट इंजन्स को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे टू टेम्परेचर्स क्या है, दोनों कांस्टेंट है। उसी थ्योरम के इर्द गिर्द हम लोग चल रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक पार्ट हो गया जो हीट को सप्लाई करता है इस सोर्स को। ये सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ हीट है जो हीट को हीट देगा। किसको देगा अभी हम लोग बात करेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया। दूसरा क्या है बेटा, ये टेम्परेचर कोल्ड, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे वो लो टेम्परेचर है। तो ये क्या करता है, ये हीट को रिजेक्ट करता है। अगर सपोज यहाँ हमने Q1 हीट दिया है और यहाँ से वो हीट रिजेक्ट किया कितना, Q2। अभी इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। इसको हम लोग बेटा क्या बोल देते हैं, सिंक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सिंक। ये सिंक भी किसका है, सिंक ऑफ हीट। ओके, जब पूरा लिखेंगे तब क्लियर हो जाएगा क्या है, सिंक ऑफ हीट। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या एक चीज़ मिल गया है बेटा, सोर्स ऑफ हीट, इसी को हम लोग सोर्स बोल देते हैं। दूसरा क्या है, सिंक है, सिंक ऑफ हीट। तो ये दो पार्ट हो गए, वन पार्ट टू पार्ट। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। तीसरा बेटा जो कंस्ट्रक्शन में दिया गया वो एक सिलेंडर दिया गया। ये क्या है, एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस है बेटा, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। जो कार्नोट इंजन का जो इमेजिनरी इंजन है उसके अंदर क्या फिलअप है बेटा, आइडियल गैस। ओके, एन आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। तो ये 1 2 3 ये क्या है, सिलेंडर है जिसके अंदर फिलअप क्या है, ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस। और इस आइडियल गैस ही क्या है बेटा, ये वर्किंग सब्सटेंस है। आइडियल गैस क्या है बेटा, वर्किंग सब्सटेंस। तो तीसरी चीज निकल के क्या आई, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस वो किस में है, सिलेंडर में है। अब उस सिलेंडर कैसा होना चाहिए ये आप देखिए। ये बेटा जो ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर ये इंसुलेटेड होना, इसका पूरे सिलेंडर के टोटल पार्ट जो है क्या है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब क्या हुआ, नॉन कंडक्टिव है। ओके, जब ये नॉन कंडक्टिव है, लेकिन एक शर्त है, जो इसका बेस है, ये वाला बेस, ये बेस जो है जिसको हम लोग प्लेस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, अभी हम लोग इसकी बात कर। ये बेस जो सिर्फ होता है क्या होता है बेटा, प्योर कंडक्टिंग होता है। ओके, ये क्या है, प्योर कंडक्टिंग है। यहाँ पे भी सोर्स क्या है बेटा, ये भी कंडक्टिंग है, वो भी क्या है, कंडक्टिंग है। जहाँ पे हीट का इन एंड आउट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग बोलते हैं। लेकिन ये जो सिलेंडर है उसके जो टोटल वॉल हैं ये क्या है, इंसुलेटेड है। इवन ये जो पिस्टन है बेटा जो लगा हुआ है, जो वर्क जो फोर्स लगा के वर्क कराता है, मैकेनिकल वर्क देता है, ये पिस्टन भी क्या है बेटा, टोटल इंसुलेटेड है। यानी यहाँ से ना कोई हीट जाएगा ना यहाँ से कोई हीट आएगा, यहाँ से ना कोई हीट बाहर जाएगा ना यहाँ से कोई हीट
अंदर आएगा। ओके, तो ये टोटल वॉल क्या है, इंसुलेटेड वॉल है। उसके अंदर एक आइडियल गैस भरी होती है। यही इस टोटल सिलेंडर को ही हम लोग वर्किंग सब्सटेंस बोल देते हैं, लेकिन मेन जो वर्क करता क्या करता, आइडियल गैस करता। तो सिलेंडर में जो बेस वाला एरिया, इसको बेटा जरूर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करिएगा। ये जो बेस एरिया है सिलेंडर का, वो क्या है, वो कंडक्टिंग है। ये प्योर कंडक्टिंग है बेस एरिया। क्यों है, अभी हम लोग आगे इसको समझेंगे। तो कंस्ट्रक्शंस में बेटा क्लियर हो गया। पहला क्या है, सोर्स ऑफ हीट। दूसरा क्या है, सिंक ऑफ हीट। तीसरा क्या है, वर्किंग सब्सटेंस। ये तीन मेन है। चौथा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको थोड़ा सा हाईलाइट कम हम लोग करते हैं। इसकी चर्चा कम होती है ना, तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ये बेटा है, इसको फोर्थ, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज थ्री, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। ये क्या है बेटा, ये टोटल इंसुलेटर है। ये क्या है, इंसुलेटर है। इसको लिख दिया बेटा ऐसे बच्चों, ये क्या है, इंसुलेटर। यानी वो प्योरली नॉन कंडक्टिंग है। जैसे ये सिलेंडर का जो वॉल था, वो टोटल चारों तरफ से सिलेंडर क्या था, इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ था। ये भी क्या है, इंसुलेटर है। इसी को जो है इंसुलेटर स्टैंड बोल देते हैं, या इंसुलेटर पैड बोल देते हैं। क्लियर हो गया। यानी यहाँ से ना कोई हीट इन होगा, ना कोई हीट आउट होगा। तो ये चार चीज़ें कंस्ट्रक्शंस में है। क्लियर हो गया। सोर्स ऑफ हीट हाई टेम्परेचर मेंटेन रखता है। सिंक ऑफ हीट, वो भी ये जो टेम्परेचर टीसी है मेंटेन रखेगा। वर्क कौन करेगा बेटा, ये सिलेंडर में जो गैस भरा हुआ वो वर्क करेगा। कैसे वर्क करता है, इसको अब हमें समझना है। राइट, समझने के लिए हमें क्या करना है, 4 प्रोसेस हम होता है। पूरे कार्नोट इंजन्स को समझने के लिए 4 प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। वो 4 प्रोसेस क्या है, वो 4 प्रोसेस बेटा कुछ नहीं है, बस ये है कि इस जो ये वर्किंग सब्सटेंस है जिस सिलेंडर में है, इसको प्लेस करना है। एक बार यहाँ पे प्लेस करेंगे तो 1 प्रोसेस आएगा। ठीक है बेटा। इस सिलेंडर को उठा के मैंने क्या किया, सोर्स ऑफ हीट पे रखा। नीचे क्या है, बेस कंडक्टिंग है, उस पर हीट गया, वो TH पे आया, और इसी TH टेम्परेचर पे क्या होता है, उसमें एक्सपांशंस होता है। किसका, इस आइडियल गैस का। क्लियर। जब वो TH टेम्परेचर पे उसका एक्सपांशंस हुआ, इसका मतलब क्या, उस आइडियल गैस ने क्या किया, वर्क किया। ओके, द वर्क इज डन बाई द सिस्टम, चूंकि वॉल्यूम का एक्सपांशन हो। आइडियल गैस का टेम्परेचर तो शुरू में TH नहीं था। जब हमने यहाँ पे रखा तो हीट क्या हुआ, उस आइडियल गैस ने एब्जॉर्ब किया। जब एब्जॉर्ब हीट करने लगा तो टेम्परेचर क्या हुआ, राइज हुआ, और एक समय आके TH टेम्परेचर इसके बराबर हो गया। ओके, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों बराबर हो गया, क्योंकि दोनों क्या है, कंडक्टिंग है। ओके, सोर्स ऑफ हीट क्या है, इट्स ए प्योर कंडक्टर। सिंक ऑफ हीट क्या है, प्योर कंडक्टर। बट दिस फोर्थ वन इज कंप्लीटली ए इंसुलेटर। तो यहाँ पे हम आते हैं, अगर हीट कंडक्टर की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ हीट क्या है, प्योर कंडक्टर है। सिंक ऑफ हीट क्या, प्योर कंडक्टर है। द बेस ऑफ द सिलेंडर क्या है, प्योर कंडक्टर है। तो जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे, इस सिलेंडर को उठा के बेटा हमने यहाँ पे रखा, तो ये हमारा क्या हुआ, पहला प्रोसेस शुरू हुआ। दिस वन इज द फर्स्ट प्रोसेस। जब हमने सिलेंडर को यहाँ पे रखा तो ये क्या हुआ बेटा, फर्स्ट प्रोसेस हमारा यहाँ पे हुआ। यहाँ पे वर्क डन हुआ। किसने वर्क डन किया, आइडियल गैस के द्वारा वर्क डन किया गया। ओके, अब वो TH टेम्परेचर पे, यहाँ पे भी जब TH टेम्परेचर हुआ, इसी TH टेम्परेचर की वजह से वर्क हो रहा है। अब इसका जो TH टेम्परेचर है, चूंकि यही कंडक्टिंग है, बेसिक कंडक्टिंग है, तो जब ये TH रहेगा तो ये भी क्या होगा, TH हो जाएगा। फिर क्या होगा, इस यहाँ से इसके अंदर हीट फ्लो नहीं होगा बेटा। क्लियर हो गया। इसके अंदर हीट फ्लो नहीं होगा। जितना हीट फ्लो होना था वो टेम्परेचर को TH करने में ही हो गया। क्लियर हो गया। इसका मतलब हीट यहाँ से भी जो TH है, जब हमने इस सिलेंडर को उठा के यहाँ पे रखा तो वो उसने यहाँ से क्या किया, इस सोर्स ऑफ हीट से उसने क्या, सोर्स ऑफ हीट इसे क्यों बोलते हैं, ये इसको हीट दे रहा है, किसको, सिलेंडर को दे रहा है, इसलिए दैट इज नोन एज द सोर्स ऑफ हीट। ये सिंक ऑफ हीट क्यों बोलते हैं, वो सिलेंडर से हीट को रिजेक्ट करेगा, इसलिए इसे सिंक ऑफ हीट बोलते हैं। आई थिंक बच्चों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आपके, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये पहला प्रोसेस है, दिस इज द
फर्स्ट प्रोसेस। ओके बेटा, ये फर्स्ट प्रोसेस जब हुआ यहाँ पे, फिर हमने क्या किया इसको, ये तो पहला प्रोसेस हो गया जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, TH है, सेम है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो एक्सपांसन्स होगा बेटा, सपोज V1 से वो V2 पे गया, V1 से, ये आप ऐसे समझ लेना बेटा, ये V1 से कहाँ पे चला गया, V2 पे चला गया पहले फर्स्ट प्रोसेस में। ओके, फिर सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, हमने इस सिलेंडर को प्लेस कर दिया, ये फर्स्ट प्रोसेस है, इस सिलेंडर को उठाया, कहाँ पे रख दिया, इंसुलेटर पे रख दिया बेटा। अब जब हमने इंसुलेटर पे रखा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, उसका टेम्परेचर TH ही था जब मैंने रखा यहाँ पे, क्योंकि ये इंसुलेटर है तो कोई हीट एक्सचेंज तो नहीं होगा। अब ये TH टेम्परेचर जब हमने यहाँ पे रखा तो ये क्या करेगा बेटा, अब यहाँ पे तो कोई हीट सप्लाई हो नहीं रही है, इंसुलेटर पे तो कोई हीट सप्लाई हो नहीं, यहाँ से तो V1 से V2 पे चला गया। अब ये क्या करेगा, ये टेम्परेचर TH था यहाँ पे, लेकिन अब वो क्या कर रहा, वर्क कर रहा है, हीट के द्वारा नहीं कर रहा, बल्कि ये गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो वर्क कर रही है। नहीं क्लियर हुआ बेटा बच्चों, क्लियर कर लीजिए फिर से, ये जो इंटरनल एनर्जी गैस है उसके द्वारा वर्क हो रहा। अब ये क्या किया, V2 से जो है बेटा मान के चलिए यहाँ पे उसने V3 कर दिया, वॉल्यूम को V3 कर दिया, एक्सपांड किया। आखिर वो TH टेम्परेचर है बेटा, जब वो वर्क करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम को क्या किया उसने, इंक्रीज कर दिया। जब वॉल्यूम इंक्रीज किया, और कौन वर्क कर रहा है, इस गैस की इंटरनल एनर्जी वर्क कर रही है बेटा, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहे। जब इंटरनल एनर्जी वर्क करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। अब ये सेकेंड हो गया। थर्ड में बेटा क्या हुआ, ये दिस वन। अब थर्ड प्रोसेस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, उस ये जो सिलेंडर है जो इंसुलेटर पे था बेटा, इसको उठा के हमने कहाँ पे रख दिया, सिंक पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया बेटा, सिंक पे रख दिया। अब ये क्या करेगा, V1 से V2 पे यहाँ पे एक्सपांड हुआ, यहाँ V2 से V3 एक्सपांसन्स हो रहा है बेटा, राइट। लेकिन उस एक्सपांसन्स में क्या हो रहा है, क्योंकि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी वर्क करी तो इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। यहाँ पे जो टेम्परेचर था बेटा वो कितना था, TH था। यहाँ पे भी जो टेम्परेचर आया वो भी TH आया, TH, राइट। लेकिन जब वो V2 से V3 पे आया, गैस एक्सपांड किया, तो यहाँ पे हीट का तो एक्सचेंज हो नहीं रहा, तो वर्क कौन कर रहा है बेटा, इसकी इंटरनल एनर्जी कर रही है आइडियल गैस की। और जब इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की वर्क करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, रिड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पे V3 पे आने पे उसका टेम्परेचर रिड्यूस होकर कितना हो गया, TC हो गया। और ये जब TC टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो ये फिर ये जो थर्ड प्रोसेस हम ले रहे हैं, ये सेकेंड प्रोसेस पे क्या हुआ बेटा, इसकी वर्क किया उसने, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। और जब टेम्परेचर डिक्रीज किया तो फिर क्या हुआ बेटा, ये यहाँ पे भी TC हुआ। इसको ये सेकेंड प्रोसेस, फर्स्ट और सेकेंड समझ में आ गया बेटा। यहाँ से क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी वर्क किया, उसका टेम्परेचर डाउन होकर TC आया, इसको अब हमने उठा के वहाँ पे रख दिया। ये थर्ड प्रोसेस है। सिलेंडर को कहाँ प्लेस कर दिया बेटा, यहाँ पे। चूँकि इसका बेस कंडक्टिंग है, वो सिंक भी कंडक्टिंग है, तो ये क्या करेगा, ये बेटा यहाँ से यहाँ तक TC से TC तो आया, उसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है आप समझिए इसको, ये TC से कहाँ पे आ गया बेटा, इसका टेम्परेचर कितना था सिंक का, TC हो गया। अब ये जो यहाँ से ये प्रोसेस जो सेकेंड प्रोसेस हुआ बेटा, वो जो इंसुलेटर पे हुआ, उसका V2 वॉल्यूम क्या हो रहा है, V2 से बढ़ के कितना आया, V3 पे आया। और जब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा, उसका क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन होके कितना आ गया, TC पे आ गया। इसको हमने यहाँ पे उठा के रख दिया, क्योंकि टेम्परेचर तो धीरे धीरे बेटा यहाँ पे ये हो रहा है ना, डाउन हो रहा है, धीरे 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 धीरे, जस्ट TC पे आने से तक हमने उसको उठा के यहाँ पे रख दिया। अब चूंकि इसका भी टेम्परेचर सिंक का क्या है, TC, वो भी TC है। अब क्या होगा बेटा, ये TC टेम्परेचर पे आ गया, ये प्रोसेस क्या होगा, TC टेम्परेचर पे आ गया। अब ये सिंक भी TC पे आए तो ये क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा। हीट जब रिजेक्ट करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। वो TC, सपोज वो टेम्परेचर क्या हो गया, TC हो गया, जिसे हम कोल्ड टेम्परेचर या कोल्ड बॉडी बोल देते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोसेस समझ में आया, V1 से V2। सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस है,
तो इसको हमने किस पे रख के किया, इंसुलेटर पे। थर्ड क्या है, आइसोथर्मल है, यह हमने फिर इसको सिंक पे रखा ताकि टेम्परेचर टीसी कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट पे फिर हमने वर्क किया लिया उससे। उस प्रोसेस के तहत क्या होता है, हीट रिलीज होती है, हीट रिजेक्ट करता कौन करता, सिंक करता है। यहाँ से हीट लिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसे क्या करना, टेम्परेचर कांस्टेंट करना। आइए बेटा, अब फोर्थ प्रोसेस में क्या होगा, फिर हमने उठा के इस सिलेंडर को जिसमें आइडियल गैस फिलअप है कहाँ रखा है बेटा, इस इंसुलेटर पर रख दिया। तो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, नहीं हुए तो हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं बेटा। ये 1 2 3 4 पार्ट है, ये इंसुलेटर है। सिलेंडर पहला प्रोसेस क्या है, इस वर्किंग सब्सटेंस जो सिलेंडर है इसको हम लोग वर्किंग सब्सटेंस ही बोल रहे हैं, उसमें से वर्किंग सब्सटेंस क्या, आइडियल गैस, इसको पहले उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। वो टीएच टेम्परेचर, चूँकि सोर्स ऑफ हीट क्या है, Q1 है, वो किस टेम्परेचर पे, टीएच पे। तो इसने क्या किया, इस जो बेस है सिलेंडर को, इसको हीट सप्लाई किया, और हीट सप्लाई करके इसके टेम्परेचर को टीएच किया, और उसने क्या किया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही, टीएच टेम्परेचर पे उसने वर्क किया, एक्सपांशंस किया। इट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम हुआ। फिर उठा के हमने इसको इस पे रख दिया, किस पे, इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया। इंसुलेटिंग पैड पे भी एक्सपांशंस हुआ, यहाँ पे वर्क हुआ। अब जब बेटा यहाँ टीसी पे आया, और टीसी से जब हम लोग इधर जा रहे हैं, तो अब क्या हो रहा, क्योंकि V3 से अगर हम V4 पे जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा बेटा, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी हम कंप्रेस कर रहे हैं, यानी कंप्रेस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क इज डन ऑन टू द सिस्टम। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो वर्क करने के बाद जो हीट रिलीज होगा ये यहाँ चला जाएगा। चूंकि आइसोथर्मल में हम लोग समझते हैं बेटा Q=W, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल में क्या होता है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो जो हम हीट सप्लाई करते हैं वर्क, तो यहाँ पे आके ये आइडियल गैस क्या करता है, वर्क करता है। उस वर्क की वजह से क्या होता है, हीट रिलीज होता है। ये हीट जो रिलीज होता है बेटा, इसको वो रिजेक्ट करता है कौन, सिंक ऑफ हीट। नहीं क्लियर हुआ, फिर से बताऊं, ये बेटा जब यहाँ थर्ड प्रोसेस में जब आता है, ये या V3 से V4 पे जाता है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसका मतलब वर्क इज डन ऑन टू द सिस्टम, कोई बात एक्सटर्नल एजेंट उस पर वर्क कर रहा है। तो इस आइडियल गैस पे एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है बेटा। उस एक्सटर्नल एजेंट के वर्क करने की वजह से क्या होता है, कुछ हीट प्रोड्यूस होता है। ये अगर ये हीट सिंक में रहेगा तो क्या करेगा, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। जबकि हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, इस टीसी को कांस्टेंट रखना है, यानी जो गैस सिलेंडर का हो और जो सिंक की टीसी है वो दोनों बराबर रहेगी। तो ये जो वर्क हम एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा जो कर रहे हैं, उसके द्वारा जो ये क्यू प्रोड्यूस हो रही है बेटा, वो क्या हो रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है। इसलिए सिंक ऑफ हीट बोल रहे हैं, मतलब रिजेक्ट करता है हीट को। हमको लग रहा है बेटा कंस्ट्रक्शंस का पोर्शंस क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो यही मेन चीज़ है, अगर ये हमें समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। आइए दूसरा बेटा एक चीज़ और करते हैं, अगर हम लोग सिंपल बनाते हैं, ये एक पीवी डायग्राम बनाते हैं दिस वन। अब इसी प्रोसेस को बेटा हम लोग ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रक्शंस के थ्रू हमने समझ लिया, अब ग्राफ के थ्रू थोड़ा समझ लेंगे तो हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ओके बेटा, ये सपोज यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे आया, इसका टेम्परेचर, ये आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है बेटा, और ये यहाँ पे आया, उसका यहाँ पे सपोज V1 है वॉल्यूम गैस का, और यहाँ पे आके V2 हो गया। और ये क्या है बेटा, वॉल्यूम है, ये ग्राफ क्या है, वॉल्यूम है, ये क्या है, प्रेशर है। ओके, तो V1 यहाँ पे क्या है बेटा, ये V1 है, और यहाँ पे ये क्या हुआ, V2 हुआ, यही है। ओके, अब ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ जो हम लोगों ने बेटा सोर्स ऑफ हीट पे किया था। दूसरा प्रोसेस जब हम लोग करने जा रहे हैं, वो किस पे करने जा रहे हैं बेटा, इंसुलेटर पे करने जा रहे हैं, जहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अब ये मान के चलो बेटा, ये V3 हो गया, दिस वन, ये V3 हो गया। और ये जो टेम्परेचर यहाँ पे भी, चूंकि ये क्या है बेटा, आइसोथर्मल है,
तो ये भी क्या हो जाएगा, TH हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे ये वर्क हो रहा है बेटा, जहाँ पे वो वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है, और ये वर्क कहाँ पे हो रहा है बेटा, इंसुलेटर पे हो रहा है। इसका मतलब कोई हीट एक्सटर्नल सोर्स से नहीं लिया जा रहा, ना हीट बाहर हो रहा ना इन हो रहा। इसका मतलब ये जो वर्क हुआ, ये वर्क किसके द्वारा हुआ, दैट वर्क हैज़ बीन डन बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस। और जब इंटरनल एनर्जी वर्क करेगा तो बेटा क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और ये टेम्परेचर सपोज TC हो गया। दिस वन इज द V3। ओके, वेरी गुड, दिस वन इज द V3। आइए अब बेटा जब ये यहां से गया, ये आइसोथर्मल प्रोसेस करता है, और यहाँ पे वो बेटा कंप्रेशन होता है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज करती है। और जब भी वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब सम एक्सटर्नल सोर्स क्या है, वर्क कर रहा है, वर्क इज डन ऑन टू द सिस्टम। यहाँ पे क्या था, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि क्या था, वॉल्यूम का एक्सपांशन। जब भी बेटा ग्राफ में वॉल्यूम का एक्सपांशन मिले, आप आंख बंद करके नोट कर लीजिए कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। लेकिन जब भी वॉल्यूम डिक्रीज करता है प्रोसेस में, तो ये क्लियर है कि वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पे वर्क क्या हुआ बेटा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हुआ। ओके, ये सपोज आ गया V4, ये हमने ले लिया V4, इसका टेम्परेचर TC है, तो इसका भी टेम्परेचर TC हो। तो ये हमने प्रोसेस समझ लिया बेटा। पहला प्रोसेस यहाँ पे हुआ, सोर्स ऑफ हीट पे हुआ। सेकेंड प्रोसेस कहाँ पे हुआ, इंसुलेटर पे हुआ। थर्ड प्रोसेस कहाँ हुआ, सिंक पे हुआ। ओके, तीनों क्लियर। अब बेटा फिर ये इंसुलेटर पे हम रखते हैं इसको, तो ये प्रोसेस हम लोगों का होता है। चूँकि इंसुलेटर पैड पे रखेंगे तो बेटा हीट का एक्सचेंज तो होगा नहीं, तो ये एडियाबैटिक हो जाएगा। अगर इसके द्वारा वर्क आता है W1 पहला, दूसरे के द्वारा वर्क आता है W2, तीसरे के द्वारा वर्क आता है W3, चौथे के द्वारा वर्क आता है W4। दिस वन इज द W4। ये 4 वर्क होते हैं। 4 प्रोसेस में क्या होगा, 4 वर्क निकलेंगे, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, किसके, फॉर कंप्लीट वन साइकिल। ओके, अगर जो साइकिल है वर्क डन का, वो ऐसे ही निकाला जाता है, फॉर कंप्लीट वन साइकिल। ये जो हम लोग कह रहे हैं ना बेटा, W टोटल W फॉर वन कंप्लीट साइकिल, दैट इज ए W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ओके बेटा, दिस वन इज द V4। एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब आप आइए, जो ये एरिया है ना बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस का, दिस वन, अब यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम बेटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। V4 से किधर जा रहा है, V1 की तरफ। और जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसका मतलब वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स। राइट, क्लियर हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे बेटा आपको बड़ा बारीकी से नोट करना, कंपटीशंस में ऐसे ही कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर रहते हैं, फिर आप JEE या नीट के क्वेश्चंस को बड़े इजीली लगा लेते हैं। अब यहाँ पे जो आता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, इस प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन वर्क कर रहा था बेटा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम था। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क इज डन ऑन टू द सिस्टम। एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये सिस्टम जो वर्क कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये जो हुआ है वो वर्क इज डन ऑन टू द सिस्टम, ये दोनों क्या है, इक्वल है। सिस्टम ने जितना वर्क किया और एक्सटर्नल सिस्टम ने इतना वर्क किया, एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क किया। सिस्टम ने कहा भैया आपने मेरे लिए काम किया है एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए, आप मेरे वर्क से अपना वर्क कैंसिल कर दो। कैंसिल मतलब जितना मैंने काम किया उतना आपने काम किया, दोनों बराबर हो गया, आपका मुझे काम नहीं चाहिए। ओके बेटा, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस में जो टोटल वर्क आएगा वो 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, हम 2 तरीके से समझेंगे बेटा। ओके, 2 तरीके से हम लोग समझेंगे, फिर हमें क्लियर हो। ये जो ग्राफ है बेटा V4 से V1 की तरफ है, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है। ये जो एरिया है अंडर दिस कर्व और ये जो एरिया है अंडर दिस एडियाबैटिक प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ये दोनों क्या है बेटा, बराबर है। चूंकि ये एरिया क्या है, वर्क डन, यहाँ पे चूंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो रहा, वहाँ पे जो एरिया हम लेंगे बेटा वो पॉजिटिव में लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ये एरिया हम क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे। फिर क्या कहेंगे,
टोटल वर्क अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस का निकालेंगे तो क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा W2 प्लस W4। चूंकि अलजेब्रिक सम में ये एरिया किस में है, माइनस में है, ये एरिया प्लस में है, तो अगर हम सम करेंगे तो टोटल वर्क एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। W2 प्लस W4 ही ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर, फिर से हम क्लियर करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है बेटा, दिस यहाँ से यहाँ तक भी जो हम जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होता है, वर्क इज डन ऑन टू द सिस्टम, यानी एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है। और एरिया अंडर दिस कर्व इज इक्वल टू द एरिया अंडर दिस कर्व। बट एक चीज़ है, यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, इसलिए ये वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये पॉजिटिव पे होगा। ये V4 से V1 पे जा रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव में आएगी। टोटल वर्क एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। आइए अब हम वर्क निकालते हैं। W2 प्लस W4 बेटा, W प्लस W4 कितना हो जाएगा, 0। ओके, ये एडियाबेटिक प्रोसेस का टोटल वर्क है इन द एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर हो गया। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए बेटा अब वर्क निकालते, क्योंकि हम लोग कार्नोट इंजन पढ़ रहे हैं तो मैं साथ में चाह रहा हूँ कि वर्क भी हमारा निकल जाए। आइए W1 पे आते हैं बेटा। ये क्या है, आइसोथर्मल है, ये V1 से V2 पे जाता है। वर्क हम लोग कैसे आइसोथर्मल में निकालते थे बेटा, W इक्वल टू कितना होता था, PdV, यही ना हम लोगों ने पढ़ा था। फिर W इक्वल टू कितना हो गया, ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, nRT पढ़ा था, nRT। यहाँ पे कितना है बेटा, हीट कितनी है, H है, TH है। dV हम लोगों ने ले लिया था, ये यहाँ पे 1/V dV था बेटा, यही ना था। कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2, V1 से V2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, ये W1 हम लोग मान लें बेटा, दिस वन इज द W1। W1 कितना हो गया फिर, nRTH लॉग, इसका ये बेटा 1/V की वैल्यू कितनी होगी, dV की, log V होगा। ये log V कहाँ से होगा, V1 से, बिगनिंग कहाँ से हुआ, V1 से V2, तो दिस इज गोइंग टू बी V2/V1। क्लियर हो गया। कैसे, ये तो बेटा क्लियर है ना। log V2/V1 का मतलब क्या हुआ बेटा, log V2 माइनस log V1। log में यही ना हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे log A/B क्या है, log A माइनस log B, यही हम लोगों ने यही चीज़ यहाँ पे V2/V1। ये कितना हो गया बेटा, W1 हो गया, राइट। आइए अब ये तो हम लोगों ने पहले निकाल लिया एडियाबेटिक प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना काम हो रहा है, W2 निकालते हैं बेटा हम लोग, W2 निकालते हैं। W2 आज निकालते कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बेटा, इनिशियली क्या है, ये nRT हो गया बेटा। ये V3 से कहाँ पे जा रहा है, V4 पे जा रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, log V4/V3। यानी ये यहाँ पे बेटा नहीं, ये है आपका W1 है, ये वर्क कितना है, W3 है। ओके, तो ये कितना है, nRT log V4/V3। एक चीज़ हम लोगों ने ये पढ़ा है, log A/B इक्वल टू माइनस ये देख लीजिए, इक्वल टू log A/B को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, और एक फॉर्म में माइनस log B/A, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख दें W3 को, W3 इक्वल टू माइनस nRT log V3/V4। क्लियर हो गया। अब एडियाबेटिक का टोटल वर्क डन तो 0 हो गया। अब इसका टोटल आइसोथर्मल का वर्क निकालना है, क्योंकि टोटल वर्क हम एक साइकिल में निकाले तो क्या निकाले थे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। यहाँ पे हम लोगों ने W2 प्लस W4 की वैल्यू कितनी ले ली है, 0 ले ली है। टोटल वर्क निकाल लेते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। आइसोथर्मल में टोटल वर्क क्या हो जाएगा, W1 प्लस W3। वैल्यू रख दें हम लोग इसकी, बिल्कुल रख दिया जाए। तो अगर हम लोग रखते हैं तो क्या होगा, ये W1 कितना है बेटा, ये CW3, ये इसके यहाँ पे C पे क्या है बेटा, ये टेम्परेचर TC है ना, इसको हम लोग TC कर देते हैं। आइए बेटा ये क्या हो जाएगा, nRTH हो जाएगा, W1 nRTH log
V2 अपॉन V1 माइनस NRTC लॉग V3 अपॉन V4। क्लियर बेटा? आइए अब टोटल वर्क हम लोग निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। आइसोथर्मल का टोटल वर्क निकल गया बेटा। ये हम लोग कॉमन ले लेते हैं, NRTC कॉमन तो होगा नहीं बेटा, ये कॉमन। और अब एक चीज़ और यहाँ पे समझना, अभी हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे बेटा। ये जो V2 अपॉन V1 है, ये V2 अपॉन V1 इक्वल टू होता है बेटा V3 अपॉन V4। कैसे होगा अभी हम लोग इसको भी प्रूव करेंगे, राइट। V2 अपॉन V1 इक्वल टू V3 अपॉन V4। ये कैसे होगा अभी हम लोग इसको प्रूव, या इसको समझ लीजिए फिर हम लोग प्रूव कर लेते हैं बेटा, ठीक। तो हमने फिर क्या किया बेटा, NR log V2 अपॉन V1, ये कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। अब ये जब कॉमन है तो फिर क्या बचा बेटा, TH माइनस TC, यानी टोटल वर्क अगर निकाला जाए तो बेटा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ओके बेटा, हम लोगों ने क्या निकाला था, W2 प्लस W4 इक्वल टू 0, W2 प्लस W4 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0, देन W इक्वल टू क्या हो जाएगा W1 प्लस W3। अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख दें, ये टोटल हो गया बेटा फॉर वन साइकिल, ओके, फॉर वन साइकिल। अगर W1 प्लस W3 की वैल्यू अगर हम लोगों ने लिखा था तो क्या मिला था हम लोगों को बेटा, ये मिला था ना, दिस वन हम लोगों ने प्लस किया था ना, W1 प्लस W3, W1 प्लस W3 को प्लस किया गया था तो मिला क्या था हम लोगों को, ये मिला था। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका टोटल वर्क बेटा हो जाएगा NR log V2 अपॉन V1 मल्टीप्लाई TH माइनस TC। ओके बेटा, अगर हम TH यहाँ से कॉमन ले लेते हैं टोटल फॉर वन साइकिल बेटा, अगर हम यहाँ पे NR या TH हम बाहर ले लेते हैं बेटा, दिस वन इज द TH, फिर क्या होगा वो log V2 अपॉन V1 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस TC अपॉन TH। क्लियर हो गया, दिस वन, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ऐसे ही बेटा निकालते हैं, टोटल वर्क निकालने का यही कॉन्सेप्ट है, किसका, कार्नोट साइकिल का। और वन कंप्लीट साइकिल का वर्क ये होगा। हमको लग रहा है बेटा थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आप लोगों का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर हम लोग यहीं पे कार्नोट इंजन की इफिशियंसी भी निकाल लिया जाए, बिल्कुल निकाल लिया जाए, क्योंकि टोटल वर्क कितना है बेटा W। इफिशियंसी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि Q1 हीट सप्लाई करने पे जो वर्क डन मिलता है, ये यूनिट हीट सप्लाई करने पे क्या मिलेगा, दैट इज नोन एज द इफिशियंसी ऑफ द इंजन। इसी को थर्मल इफिशियंसी बोलते हैं। चूंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था बेटा Q1 हीट सप्लाई पे वर्क डन टोटल वन साइकिल में कितना मिल रहा W, यूनिट हीट सप्लाई पे क्या मिलेगा W, तो यूनिट हीट सप्लाई पे ही ना ये इफिशियंसी हुआ, थर्मल इफिशियंसी, बिल्कुल। आइए बेटा, अब हमने वर्क डन यहाँ पे निकाल लिया। इफिशियंसी क्या है, हीट सप्लाई जब हमने किया था बेटा Q1 कहाँ पे किया था, पहले प्रोसेस में, दिस वन, ये फर्स्ट प्रोसेस में, ये दिस प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस में हमने हीट सप्लाई कहाँ से किया था, सोर्स से लिया था। सोर्स ने हीट दिया था किसको, इस आइडियल गैस को, वर्किंग सब्सटेंस जो सिलेंडर में रखा इसको हीट दिया था। दिस वन हीट अगर दिया था वो, तो Q1 चूंकि आइसोथर्मल है बेटा, और हम लोग जानते हैं आइसोथर्मल में क्या होगा बेटा, ये DU चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। दिस Q1 इज इक्वल टू W, और ये W कहाँ पे दिया गया था बेटा, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, तभी आप एफिशिएंसी को समझ पाएंगे। ये यहाँ पे दिया गया था, कहाँ पे, सोर्स ऑफ हीट पे दिया गया था।
जहाँ से वो हीट ले रहा है, जहाँ से हीट सप्लाई हो रही है, किसको? सिलेंडर को, जहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस रखा हुआ। जब यहाँ पे रखते हैं तो हीट क्या होता है? रिजेक्ट होता है। कहाँ से? उस सिलेंडर से। यहाँ पे सिलेंडर क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, अपनी टेम्परेचर को मेंटेन करना है। यहाँ पे क्या करता है? रिजेक्ट करता है, इसको भी अपने टेम्परेचर टीसी पे आना रहता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे ये हो गया। क्लियर? आइए, तो W इक्वल टू दिस वन हो गया बेटा। क्लियर हो गया। तो अगर हमें ये Q1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो बेटा Q1 की वैल्यू क्या है? यही ना है, दिस वन इज द Q1 ना। दिस W1 यहाँ से यहाँ तक जो वर्क करने में हुआ, दिस वन इज द Q1। क्योंकि इतने Q1 हीट ही ना सब एब्जॉर्ब किया था, यहाँ से यहाँ तक आने में हीट एब्जॉर्ब किया उसने, यहाँ हीट रिजेक्ट किया। तो जो हीट एब्जॉर्ब किया किस पे? आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल। तो इसको हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। रख दें बेटा। W की वैल्यू हम लोगों को मिली थी क्या? दिस वन मिली थी। लिखते हैं NR TH log V2 अपान V1 इंटू 1 माइनस TC अपान TH। ये यहाँ पे TH हमने बाहर ले लिया था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये हमें ये मिला था, राइट। Q1 क्या है बेटा? Q1 हम लोग देख लेते हैं। Q1 यही ना है बेटा, इसको हम लोग नीचे लिख दें, दिस वन इज द Q1। ये तो W1 एक प्रोसेस का वर्क है, ये तो W टोटल इसका वर्क है। तो दिस वन इज द, इनफैक्ट यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू W, ये समझने के लिए बेटा, दिस इज ये W अपान Q1। ओके, यहाँ पे रख दें हम लोग NR TH log V2 अपान V1। ओके, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया बेटा। देन W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 इक्वल टू, दिस इज द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट इंजन, 1 माइनस TC अपान TH। क्लियर? यानी हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि ये जो TC अपान TH है बेटा, ये क्या है? Q2 अपान Q1। Q2 अपान Q1 इक्वल टू TC अपान TH। ओके, तो नाउ थर्मल इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट इंजन निकल गया। वेरी गुड। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, अगर हम लोगों ने बच्चों, अगर आपने कार्नोट इंजन को रियली अगर आपने पढ़ा है तो इससे क्या होगा कि आपका टोटल करीब थर्मोडाइनमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप इसको प्रूव करिए, बार बार प्रूव करिए, राइट। ये V2 अपान V1 कैसे हुआ, इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न यहीं पे ख़त्म हो जाए बेटा। ये सपोज बेटा ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, दिस वन आइसोथर्मल, दिस वन एडियाबेटिक, दिस वन आइसोथर्मल, दिस वन एडियाबेटिक। ओके, अब यहाँ पे चूंकि क्या है, वो TH है, यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, ये भी टेम्परेचर क्या है बेटा? TH है, वॉल्यूम क्या है? V2 है। वेरी गुड। यहाँ पे क्या है? वो टेम्परेचर TC है, वॉल्यूम क्या है? V3 है। यहाँ पे भी क्या है? टेम्परेचर TC है, वॉल्यूम क्या है बेटा? V4 है, राइट। तो हम एडियाबेटिक प्रोसेस को अगर हम स्टडी किए हैं बेटा, तो हमको पता है पॉइसन्स लॉ, ये क्या बोलता है? PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। हम इसी कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं। तो आगे हम इस प्रोसेस को देख लें, यहाँ से यहाँ V2 से V3, तो अगर V2 से V3 हम कहते हैं, और इस PV को हम और क्या लिख सकते हैं बेटा? इस PV को हम लिख सकते हैं NRT अपान V टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगाया था बच्चों, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? NRT हो गया V टू द पावर गामा -1 इंटू कॉन्स्टेंट हो गया। ओके, चूंकि n कांस्टेंट है फॉर ए गिवन गैस, आइडियल गैस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो अगर हम बेटा यहाँ पे स्टडी करते हैं इसको लेते हुए, तो ये क्या हो जाएगा? TH हो जाएगा बेटा। ये V2 है, यहाँ V की जगह V2 लिख दें बेटा, V2 टू द पावर गामा -1। ओके, यहाँ पे फिर आते हैं इस पॉइंट्स पे, तो ये क्या है? TC है, वॉल्यूम यहाँ पे कितना? V3 है, V3
टू द पावर गामा माइनस वन। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं बेटा V2 अपान V3, दिस वन V2 अपान V3 कितना हो जाएगा, गामा माइनस वन हो गया। ये क्या हो जाएगा, TC अपान TH हो जाएगा। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे तो हमने ले लिया बेटा V2 से V3 पे आए, यहाँ पे कहाँ जा रहा है वो, V4 से V1 की तरफ जा रहा। अगर हम सेम चीज़ यहाँ पे भी लगाएं तो हमें फिर क्या मिलेगा, आइए देखते हैं बेटा। यहाँ पे 1 पे क्या है, वो TH है, V1 गामा माइनस वन। ओके, यहाँ पे क्या है, TC V4 गामा माइनस वन। अगर इधर हम ले आते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, V1 गामा माइनस वन अपान V4 गामा माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, TC अपान TH। ओके, क्लियर हो गया। ये वाला दिस वन एंड दिस वन क्या है, TC अपान TH, THC अपान TH। देन हम लोग कह सकते हैं V2 अपान V3 इक्वल टू V1 अपान V4। ओके, थोड़ा सा और चेंज कर लें हम लोग, कर सकते हैं। V2 को इधर ले आते हैं हम लोग, या फिर V1 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, V2 अपान V1 इक्वल टू V3 अपान V4। क्लियर हो गया। वो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था बच्चों, ये समझ में आ गया, दिस वन ये हम लोगों ने एक यूज़ किया था ना, V2 अपान V1 इक्वल टू V3 अपान V4, तभी तो हम आगे बढ़े थे। तो नाउ आई थिंक वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए बेटा। ये हम लोगों का लास्ट चैप्टर था। अब हम, आप चाहें तो इसको फ्रेश नोट कर सकते हैं। हम शुरू कर रहे हैं बेटा। कर्नाट हीट इंजन। कर्नाट हीट इंजन में क्या है बेटा, जो पॉइंट्स हैं हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को बड़ी डीपली डिस्कस किया गया। अब आप इसको अपने नोटबुक में बनाना चाहें तो आप बना लें। नोटबुक अपना ज़रूर बनाएं बेटा, जिस भी बुक से पढ़ें, जिस भी टीचर से पढ़ें, नोटबुक ज़रूर रखना चाहिए आपको अपने पास। ओके बेटा, आइए। कर्नाट हीट इंजन, ओके, या इसी को हम आइडियल हीट इंजन बोलेंगे या इमेजिनरी हीट इंजन। कर्नाट इंजन रिप्रेजेंट इमेजिनरी पिक्चर, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सेकेंड पॉइंट, कर्नाट इंजन बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस, वो हम लोगों ने पढ़ा है। इफिशियंसी ऑफ Carnot's reversible engine is depend only on the absolute temperature of source and sink, not depend on working source। ये बेटा नीट या जेई के एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि Carnot इंजन डिपेंड ऑन विच, तो आपके पास सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस है तो आप यही बोल देंगे, तीनों पे डिपेंड करता है, जबकि ऐसा नहीं है। कर्नाट इंजन की इफ़िशेंसी जो हम लोगों ने प्रूव किया था 1 माइनस TC अपान TH, ये आपको ज़रूर रिकॉल करना पड़ेगा, तब आपको ये सवाल का आंसर आ जाएगा, क्योंकि इफ़िशेंसी हमने निकाला हुआ था और ये इफ़िशेंसी ही पूछ रहा है। तो इफ़िशेंसी में तो सिर्फ सोर्स का टेम्परेचर था और सिंक का टेम्परेचर था, तो वर्किंग सोर्स क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। डज नॉट डिपेंड ऑन टू द वर्किंग सोर्स, बहुत की पॉइंट है। कर्नाट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसको चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। नो इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर कैन बी मोर इफिशियंट देन ए रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम गिवन टेम्परेचर्स, राइट। ये कंप्लीट होता है। नो इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर कैन बी मोर इफिशियंट देन ए रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम गिवन टेम्परेचर। All reversible engines have same efficiency at same given temperature। अगर टेम्परेचर सेम है बेटा तो अगेन इफिशियंसी क्या था, 1 माइनस TC अपान TH। ओके, जहाँ पे TC क्या हम मान के चलते हैं कोल्ड है, TH क्या है हॉट बॉडी है। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो सभी रिवर्सिबल इंजन की जो थर्मल इफिशियंसी होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। In a Carnot engine, working substance used in an ideal gas. Reversible engine is more efficient than irreversible engine. Very good, clear हो गया बेटा। आइए, कर्नाट इंजन का ये हम लोगों का ग्राफ बना लीजिएगा, बाकी तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, ये सिर्फ हम आपको एक नोट तैयार करने के लिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं। It is a heat engine which is a cyclic device and based on cyclic process or reversible process. 4 successive ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व। वो चारों हम लोगों ने अलग अलग डिस्कस कर लिए, 1 2 3 4।
right? This one isothermal process and adiabatic process, two processes are the isothermal, okay? A and A dash are the isothermal, B and B dash process are the adiabatic process, okay? Isothermal process and adiabatic process for one complete cycle। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था साइक्लिक प्रोसेस में वन कंप्लीट साइकिल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। हमने यहाँ पे Q1 हीट दिया, Q2 हीट रिजेक्ट किया, तो टोटल जो Q1 हीट हमने दिया था वो वर्क में यूज़ हुआ और जो हीट सिंक में गया था उसमें यूज़ हुआ। वर्किंग du इक्वल टू जीरो, देन W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 वो हम लोगों ने लगाया था। थर्मल इफिशियंसी निकल गई यहाँ से बेटा, ऐसे 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, दिस वन यहाँ से निकाल लिए, बाकी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ओके। सोर्स है, वर्किंग सब्सटेंस है एंड सिंक है। आगे आते हैं। ये आपके नोट बनाने के लिए हमने सिर्फ लिखा हुआ है बेटा, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है बट इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग वन और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, आई होप। तो बेटा यहाँ पे थर्मल इफिशियंसी निकल गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 द वे वी गॉट फॉर द हीट इंजन, सिंस दिस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपन, यहाँ पे T2 T1 ले लिया गया था बेटा, जबकि वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है अभी TC अपॉन TH लिया हुआ था। क्लियर हो गया। ये T2 को जगह हमने क्या लिया है यहाँ पे TC लिया हुआ, अभी आगे हम लोग फिर प्रूव करेंगे। तो थर्मल इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन, ओके बेटा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन पर साइकिल बाय द इंजन to the total amount of heat absorbed per cycle by the working substance from the source. It is denoted by eta. Clear? आइए बेटा अब हम लोग फिर आते हैं, समझते हैं वो चार प्रोसेस क्या था, समझ ही लिया गया, बस सिर्फ समझा नरेट कर रहा हूँ बेटा ताकि आप समझ जाएं। ये तो हम लोगों को पता चल गया सोर्स ऑफ हीट है, ये इंसुलेटर स्टैंड है या पैड है, दिस इज अ सिंक, ठीक है, प्योर कंडक्टर, ये प्योर कंडक्टर, ये प्योर कंडक्टर, दिस इज द इंसुलेटर, ये हमारा सिलेंडर है जिसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस क्या है, एक आइडियल गैस है। आइडियल गैस पे ही कार्नोट की हाइपोथिकेशंस हुआ था, इमेजिन हुआ था। बॉटम क्या है बेटा, बॉटम जो है वो प्योर कंडक्टिंग है, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेंडर इज प्योरली इंसुलेटर नॉन कंडक्टिंग इंक्लूडिंग पिस्टन आल्सो। ओके बेटा, ये दिस वन हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। पहला प्रोसेस हम लोगों ने किया TH आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल V2 हुआ, वो हम लोगों ने ग्राफ में ही पढ़ा। ड्यूरिंग प्रोसेस नो चेंज इन टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, इसलिए दैट्स वाई द चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई। आइए बेटा आगे चलते हैं। हम लोग ऐसे चले थे, पहले क्या किया था, सिलेंडर को हम लोगों ने कहाँ प्लेस किया था, सोर्स पे किया था, सोर्स ऑफ हीट पे किया था, वहाँ पे TH ने कुछ वर्क किया, किसने, इस वर्किंग सब्सटेंस ने, आइडियल गैस ने वर्क कौन कर रहा है बेटा, वर्किंग सब्सटेंस जो गैस है वो वर्क कर रहा है, जो सिलेंडर में केप्ट है गैस वो वर्क कर रहा है, राइट। वहाँ बेस क्या है उसका, सिलेंडर का बेस क्या है, कंडक्टिंग है, प्योर कंडक्टिंग है, वो किस पे रखा गया, कंडक्टर पे। पहला प्रोसेस बेटा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से वॉल्यूम कितना बड़ा V1 से V2, यहाँ पे हम लोगों ने बेटा वर्क निकाल लिया था, W1 इक्वल टू NR TH log V2 अपॉन V1, ओके। ये पहले प्रोसेस से हमने ये गेन किया था जिससे वर्क डन W1 आ गया, राइट। सेकेंड प्रोसेस में बेटा हम लोग कहाँ पे गए थे, एडियाबेटिक प्रोसेस में गए थे, और एडियाबेटिक प्रोसेस का हम लोग जानते हैं वर्क क्या था, W, इसका चूँकि कैंसल आउट हो जाता है, जितना वो सिस्टम वर्क कर रहा है सिस्टम पे उतनी ही वर्क किया जा रहा है, तो जितना वो सिस्टम वर्क किया, सिस्टम पे जितना वर्क किया गया, बोला भैया आपने जितना काम किया मैं पहले कर चुका हूँ, अब हमारा काम दोनों लोगों का मिला के जीरो, ओके, वेरी गुड। अब ये वर्क आता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन आप लोगों ने निकाला भी है, इस वर्क डन का कोई यूज़ नहीं है बेटा, NR अपॉन गामा -1 ब्रैकेट में TH माइनस TC, यहाँ पे इनिशियल ले लिया गया है। अगर इसको NR अपॉन 1 माइनस गामा करते तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर TC आता, फिर वो TH आता, और ये ज़्यादा आसान वो वाला है बेटा, जब हम लोग लेते हैं यहाँ पे तो फाइनल, यहाँ पे क्या करना है, NR अपॉन 1 माइनस गामा कर दीजिए, इधर TC कर लीजिए, उधर TH कर लीजिए, ओके। आइए बेटा थर्ड में आते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या हो रहा है, हम लोगों का आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसका वर्क डन हम लोगों ने V4 बाई दिस निकाल लिया, NRTC
log V4 upon V3. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बिल्कुल क्लियर है। वर्किंग सब्सटेंस बेटा हम लोगों का क्लियर है, वो क्या है? एन आइडियल गैस एक्ट एज ए वर्किंग सब्सटेंस। इट इज कंटेन्ड इन ए सिलेंडर विथ नॉन कंडक्टिंग साइड्स बट हैविंग परफेक्टली कंडक्टिंग बेस, जिसकी हम लोग बात करें, ये बेस क्या है? कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन फिटेड इन द सिलेंडर, राइट? नॉन कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन है यहाँ। फोर्थ प्रोसेस बेटा कहाँ पे होता है? इंसुलेटिंग पैड पे होता है। इस इंसुलेटिंग पैड पे फिर अगेन हम वर्किंग निकालेंगे तो यही आएगा, क्योंकि दोनों का वर्किंग का जो एल्जेब्रिक सम होता है एडिवेटिव प्रोसेस में कितना हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। ये हमने ग्राफ बनाया हुआ था, उस ग्राफ को हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। इससे हम लोगों ने क्या किया? वर्क डन कैलकुलेट कर लिया बेटा। ये टोटल प्रोसेस है बेटा, ये साइक्लिक प्रोसेस है। ये अगेन ये टोटल प्रोसेस है, A to B, B C B, फिर यहाँ पे, राइट? तो ये 2 बार आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और 2 बार क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। टोटल 4 प्रोसेस में हम लोग स्टडी करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा। सोर्स ऑफ हीट इज मेंटेन्ड एट ए फिक्स हाई टेम्परेचर TH फ्रॉम विच वर्किंग सब्सटेंस ड्रॉस हीट, यानी आइडियल गैस जो है उस TH से ही हीट ड्रॉ करता है, इसलिए इसकी थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। फ्रॉम विच वर्किंग सब्सटेंस ड्रॉज हीट। सोर्स इज सपोज टू possesses infinite thermal capacity and as such any amount of heat can be drawn from it without changing its temperature. Okay, sink of heat, the sink is maintained at a fixed lower temperature TC to which any amount of heat can be rejected by working substance. यहाँ पे जो हीट रिजेक्ट कर रहा था वो कौन कर रहा था? आइडियल गैस, जो वर्किंग सब्सटेंस है बेटा। वर्क डन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, समझ लिया था, W1 + W2। यहीं पे हम लोगों ने पहले ही इसको माइनस कर दिया, वो थोड़ा लेंदी है, लेकिन जो हम लोगों ने समझा था वो ज़्यादा इजी था बेटा। ये W वर्क डन आ गया बाय इंजन पर साइकिल, टोटल ये आ गया था बेटा। इफ़िशियंसी में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, इसको डिवाइड कर दिया गया, दिस वन क्लियर हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अंत में क्या बता बेटा? ये इफ़िशियंसी किसका? थर्मल इफ़िशियंसी। जो हम लोगों ने हीट में पढ़ा था बेटा सेम था, बस Q2/Q1 = TC/TH का था। तो आई होप बेटा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंटरेस्टिंग है, थर्मोडायनेमिक्स का वो लास्ट चैप्टर था, इसलिए हमने बोला इसको थोड़ा सा डिटेल्स में, क्योंकि ये जो कार्नोट इंजन है या क्वेश्चंस में आइडियल हीट इंजन लिखा रहेगा। अगर ये आपने 4 स्टेप्स बेटा थर्मोडायनेमिक्स का बच्चों आप लोगों ने समझ लिया, समझने का तरीका यही है। अब जैसे क्या समझना है? V2/V1 = V3/V4 हुआ क्यों? इसे समझिए बेटा, इसको प्रूव करिए। V2/V, शॉर्ट वीडियो में भी मैंने डाला हुआ है वो, और वो प्रूव भी किया है ताकि आप इसको समझ सकें। तो इस तरह से बेटा ये हम लोगों का चैप्टर तो ये ख़त्म हो गया थर्मोडायनेमिक्स का। 2 चैप्टर अभी तक हम लोगों ने ख़त्म किया। बहुत स्लो हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे चलने का मात्र एक ही ऑब्जेक्ट है कि कॉन्सेप्ट्स हम कंसीव करते चले जाएं। जितना बेहतर कॉन्सेप्ट्स को हम एनालिसिस करने में होंगे वो अच्छा रहेगा बेटा। टाइम दीजिए, टॉपिक्स में टाइम दीजिए जब तक कि मुझे समझना है। और होप कि बेटा ये थर्मोडायनेमिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कार्नोट इंजन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन लेंदी कुछ नहीं है बेटा, वो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। तो थर्मल इफिशियंसी क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा जो अभी हम लोगों का नेक्स्ट जो बनाएंगे थर्मोडायनेमिक्स की जो समरी हम लोग बनाते हैं हमेशा चैप्टर के लास्ट में, हम लोग 12 समरी बनाते हैं। वो 12 समरी बनाने का मात्र एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि आप उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो इसको आप रिकैप्चर कर सकें। ओके, तो 12 पॉइंट्स जो न्यूमेरिकल्स के हैं वो हम लोग कल लोड करेंगे बेटा। ओके, तो आई होप बच्चों की आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। फिजिक्स हमेशा इन्जॉय कराता है, बशर्ते आप डेप्थ में जाने की कोशिश करिए। डेप्थ में जाने का मतलब कॉन्सेप्ट्स को समझिए, एक एक वर्ड्स की अपनी एक मीनिंग्स होती है। और बेटा इस तरह से जो हमारी शॉर्ट वीडियो हैं उसमें 60 वीडियो हमारा डालने का प्लान था। 60 1 मिनट का है। इससे 2 टॉपिक्स में क्या होगा, आपको 60 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और वो जो शॉर्ट वीडियो उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट एक ही रहता है कि आप न्यूमेरिकल्स की तरफ, बड़े न्यूमेरिकल्स भी आप लगा सकें। ओके बेटा, आप लोग अच्छे होंगे, आप अपनी स्टडी में एंजॉय करते होंगे। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।